हमारा लास्ट चैप्टर है सेक्शन 4 का लोकेशन। लोकेशन लोकेशन के सवाल बहुत कम आते हैं। मतलब इसका सवाल आता है 6 मार्क्स का आता है, लोकेशन का सिर्फ 6 मार्क्स का सवाल आता है। और 12 मार्क्स का सवाल भी आ सकता है, बट उसमें थोड़ी कैलकुलेशन होती है, तो उसमें मैं बाद में आऊंगा। 6 मार्क्स का सवाल ये आता है कि वो आपको बोलेगा एक शोरूम बिजनेस है। एक शोरूम बिजनेस है तो वो क्या चीजें देखेगा। अगर उसे लोकेशन करनी है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी टू फैक्टर्स दैट माइट अफेक्ट द लोकेशन डिसीजन ऑफ शोरूम बिजनेस। वो आपको बोल देगा कि होटल बिजनेस है, होटल बिजनेस है, बोलेगा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी टू फैक्टर्स दैट माइट अफेक्ट द लोकेशन डिसीजंस ऑफ होटल बिजनेस। वो किसी होटल बिजनेस का रेफरेंस दे देगा, वो आपको किसी शोरूम बिजनेस का रेफरेंस दे देगा और आपसे कोई दो फैक्टर पूछेगा। तो उन दो फैक्टर्स में बताना क्या है, उन दो फैक्टर्स में जो भी फैक्टर आपने बताने हैं उसकी रीजनिंग फिर प्रॉपर करनी है। अगर आप कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है रेल, एयरपोर्ट्स, इन सबको कहते हैं। तो जैसे अगर एक बिजनेस है वो रिटेलर को माल देता है, होलसेलर को माल देता है, और शहर से दूर उसकी कोई कंपनी वगैरह है और वहां से सारा माल जा रहा होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए फिर ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि मोटरवे होना चाहिए, हाईवे होना चाहिए, रेलवे होना चाहिए, एयरपोर्ट होना चाहिए। तो फिर ये एक्सप्लेनेशन में आप इसकी बात करेंगे कि इट विल प्रोवाइड द कन्वीनियंस इन ट्रांसपोर्टेशन। तो पेपर में जो भी आपने पॉइंट बताना है, आपने उसके साथ वो बताना होगा, क्या बोलते हैं, रीजनिंग करनी होगी। तो हम आते हैं लोकेशन के ऊपर। लोकेशन कब डिसाइड होती है, जब बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं, नंबर 1 तब डिसाइड होती है। लोकेशन तब डिसाइड होती है जब आप बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, दूसरी ब्रांच से तीसरी ब्रांच एक्सपेंड करते हैं। लोकेशन तब डिसाइड होती है जब आपको करंट लोकेशन पे कॉस्ट ज्यादा आ रही हो, करंट लोकेशन पे आपकी सेल अच्छी नहीं हो रही हो, तो आप रीलोकेशन का सोच रहे हो, मतलब किसी और लोकेशन पे जाने का सोच रहे हो, तब डिसाइड होती है। अच्छा जी, जब लोकेशन हम डिसाइड करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम दो चीजें देखते हैं। दो चीजें देखते हैं जब भी लोकेशन डिसाइड करते हैं। एक तो हम ये देखते हैं कि हमारी कॉस्ट में कम से कम हमारी कॉस्ट है, कॉस्ट से मुराद रेंट हमारा कम आए, बिजली का बिल हमारा कम आए, अगर हम लेबर की जरूरत हो, लेबर का खर्चा हमारा कम आए। सर लेबर का खर्चा कम आने का क्या मतलब है, देखिए जहां अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी ना, जहां बेरोजगारी ज्यादा होगी, तो वहां लेबर की सप्लाई बहुत होगी। लेबर की सप्लाई बहुत होगी तो इससे ये होगा कि वेजेस हमें कम देने पड़ेंगे। जब लेबर बहुत ज्यादा होता है तो इंडक्शन भी आसानी के साथ हो जाता है, मतलब उसको रिक्रूटमेंट भी इजीली कर लेते हैं, हमारे पास चॉइसेस होती हैं और हमें वेजेस भी कम करने पड़ते हैं। तो एक तो हम ये देखते हैं कि भाई क्या नाम, हमारी कॉस्ट कम से कम आए। और दूसरा सबसे बड़ी जो मेन चीज है, हमें एडवांटेजेस ज्यादा हो, हमारी सेल्स में इजाफा हो, हमारे इमेज में इजाफा हो, ये चीजें बड़ी अहमियत रखती है। तो हम क्या क्या देखते हैं लोकेशन डिसीजंस में, एक तो देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, रोड आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में एयरपोर्ट आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे आ जाएगा। ये स्पेशली इंपॉर्टेंट होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए, कि अगर कोई बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो वो अपना माल रिटेलर को देता होगा, होलसेलर को देता है। सर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस बिजनेस की लोकेशन का इफेक्ट डिफरेंट है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट है। आपकी जो बुक है ना, हम आपकी जो बुक है जो आप फॉलो करते हैं, क्या नाम है, पीटर सिम्पसन की, पता नहीं क्या नाम भूल गया मैं उसका, जिस जो जो बुक है, उसमें उसने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग के लोकेशन डिसीजन अलग बताए, सर्विस के उसने अलग बताए, रिटेलर के उसने अलग बताए। मैं ये सारा मिक्सअप करके बताऊंगा आपको, ठीक है, उसने अलग अलग करके बताया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादातर इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, उनका सामान कभी कभार बल्की होता है, हैवी होता है सामान। तो हैवी सामान के लिए क्या नाम है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्या नाम है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए, रोड्स वगैरह प्रॉपर होने चाहिए। अगर रोड्स प्रॉपर होंगे, रोड्स वगैरह होंगे, मोटरवे होंगे, हाईवेज होंगे, तो आपको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अगर आप जो है हाईवे से दूर होंगे, मोटरवे से दूर होंगे, एयरपोर्ट से दूर होंगे, तो फिर आपके लिए कई मसाइल होंगे। इसी तरीके से कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो पेरिशेबल होती है, उसमें भी अगेन मसला आता है। जैसे अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर में अगर एयरपोर्ट दूर होगा और आपको सामान एक्सपोर्ट करना है, तो सामान खराब हो जाएगा, रोटन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात हमारे पास है एक्सेस टू लेबर। अगर आपका काम लेबर इंटेंसिव है, गौर से सुनना, लेबर इंटेंसिव मतलब कि लेबर ज्यादा यूज होता है, आपके आपके काम में लेबर का इस्तेमाल ज्यादा है, मशीनरी का इतना इस्तेमाल नहीं है, तो फिर लेबर की कॉस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो फिर आप एक ऐसी जगह बिजनेस को लोकेट करते हैं जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो। क्यों, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी तो लेबर की सप्लाई ज्यादा होगी, लेबर की सप्लाई ज्यादा होगी तो लेबर कम वेज पर भी काम करने को तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप सर्विस बिजनेस कर रहे हैं, सर्विस बिजनेस कर रहे हैं, और आपका बिजनेस इस तरह का है जिसमें आपको अच्छे अच्छे स्किल्ड लेबर चाहिए, आपको अच्छे टेक्नोक्रेट्स चाहिए, अच्छे क्वालिफाइड लोग चाहिए, तो फिर आपको फिर शहर में होना चाहिए।
आप गांव गोड़ में बिजनेस सेटअप करेंगे तो आपको फिर लेबर अच्छा नहीं मिल पाएगा। आप शहर में बिजनेस सेटअप करेंगे, अर्बन एरियाज में सेटअप करेंगे, पॉपुलेटेड एरियाज में सेटअप करेंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटी में बिजनेस को सेटअप करेंगे, आपको अच्छा लेबर मिलेगा। तो जैसे वर्ल्ड ओवर टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, सारी टेक्नोलॉजी की कंपनीज, यूट्यूब, गूगल, amazon, आपका ओरेकल, आपका माइक्रोसॉफ्ट, सारी टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज है ये सारी आपको कैलिफोर्निया में मिलेंगी। क्यों? कैलिफोर्निया इज टेक्नो सिटी। सारी दुनिया का बेहतरीन लेबर आपको वहां मिलेगा, स्किल्ड वाला लेबर जो वहां आपको मिलेगा, जो स्किल्ड है, क्वालिफाइड है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी में माहिर है, वहां मिलेगा। इसी तरीके से एक्सेस टू मार्केट, सर एक्सेस टू मार्केट का मतलब एक्सेस टू कस्टमर। अगर आप ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जैसे मैंने कहा बल्की प्रोडक्ट है, हैवी प्रोडक्ट है, तो हैवी प्रोडक्ट कस्टमर के करीब होनी चाहिए। तो फर्नीचर वाले जो होते हैं ना, वो बिल्कुल दूर नहीं होते, फर्नीचर वाले शहर के अंदर ही होते हैं। क्यों? फर्नीचर हैवी होता है, ट्रांसपोर्ट में कैरी करना पॉसिबल नहीं होता, जितना दूर होगा उतना मसला होगा। तो ये क्या करते हैं, ये कोशिश करते हैं पॉपुलेटेड एरियाज के करीब करीब होते हैं, ताकि इनको सामान को डिलीवर करना आसान हो। शोरूम, शोरूम क्या ख्याल है, शोरूम कहाँ होते हैं? शहर से बाहर होते हैं? नो सर, ये भी शहर के अंदर ही होते हैं, करीब करीब होते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी बंदा आएगा वो गाड़ी को ड्राइव करके घर लेके जाएगा। तो एक्सेस टू मार्केट करीब करीब होना चाहिए। मतलब कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनको कस्टमर के करीब होना चाहिए, और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनके लिए मैटर ही नहीं करता कि आप, क्योंकि आप रिटेलर के जरिए सामान सेल करते हैं, आप होलसेलर के जरिए सामान सेल करते हैं, तो भले आप दूर रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, उसके बाद है एक्सेस टू सप्लायर। एक्सेस टू सप्लायर का मतलब क्या है कि आप जिससे माल खरीद रहे हैं वो, जहां से रॉ मटेरियल ले रहे हैं वो। तो इसमें भी अगेन, अगर आपका सप्लायर आपसे दूर होगा तो आपकी कॉस्ट में इजाफा होगा, आपका सप्लायर आपसे दूर होगा तो डिलीवरी में मसला होगा, सामान लेट आएगा। तो अगर अगर आपको सप्लाई फ्रेश चाहिए, अगर आपको कॉस्ट की प्रॉब्लम है, मतलब आपका सप्लायर दूर होगा तो खर्चा बढ़ेगा, टाइम लेट होगा, तो फिर आपको सप्लायर के करीब होना चाहिए। जैसे मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, कोई कंपनी जूस बनाती है, नेस्ले जूस बनाती है, तो नेस्ले को जूस बनाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स चाहिए होते हैं, तो ये फार्म हाउस के करीब होते हैं, ताकि फार्म हाउस से इनको फ्रूट्स वगैरह मिल सके। केएनएन जो है ना, केएनएन, केएनएन, केएनएन हो गया, ये लोग फ्रोजन मटेरियल बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो ये लोग अपने आप को कोशिश करते हैं चिकन वगैरह जो भी मीट वगैरह यूज होना होता है, ये उसके करीब रहते हैं। तो एक्सेस टू सप्लायर। आप लोगों ने मार्बल देखा होगा, मार्बल की फैक्ट्री ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में लगती है। जो मार्बल की फैक्ट्रीज है ना, ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में लगती है। क्यों? क्योंकि पहाड़ के अंदर बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनको ब्लास्ट करके तोड़ा जाता है, और उनके फिर पीसेस जाते हैं मार्बल की कंपनीज में। तो वो बजाय कराची आए, हैदराबाद आए, तो ज्यादातर आपके पास जो मार्बल बनाने वाली कंपनी है ये वहां जा रही होती है। सीमेंट है, सीमेंट के अंदर चिप्सम चाहिए होता है, तो ये आपको ऐसे एरियाज में मिलेंगे जहां पर क्या नाम है, ये चीजें मटेरियल मौजूद हो, ये उन एरियाज में ज्यादा जाते हैं। उसके बाद है अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ प्रेमिसेस। इसका मतलब ये है कि अगर जैसे हमारे पास ये रिटेलर जो होते हैं, रिटेलर, रिटेलर को एक ऐसी जगह चाहिए होती है जहां बहुत बड़ा गोदाम हो, होलसेलर को ऐसी जगह चाहिए होती है जहां बहुत बड़ा गोदाम हो। तो ये कोशिश करते हैं, ऐसी जगह जाते हैं जहां रेंट कम आए, जहां बिजली का बिल कम आए, जहां पर इनका किराया वगैरह खर्चा वगैरह ये कम आए, ये कोशिश करते हैं, ऐसी जगह अक्वायर करते हैं। तो आपको होलसेलर सारे शहर के अंदर मिलेंगे, जहां बड़े बड़े क्या नाम है उनके पास गोदाम वगैरह अवेलेबल होते हैं। उसके बाद है स्केल ऑफ प्रोडक्शन, लार्ज फैक्ट्री, लार्ज प्रेमिसेस। इसका मतलब क्या है, अगर आपका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है तो आपको जगह बड़ी चाहिए होगी। तो अगर आप कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं तो फिर आप जहां आपको जो जगह इजी लगे वहां चले जाएं। अगर आपका बिजनेस बहुत छोटा है तो फिर आप घर के अंदर भी कर सकते हैं, फिर आप बगैर क्या नाम है प्रेमिसेस की भी कर सकते हैं। कई लोग सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करते हैं, वो बगैर प्रेमिसेस की कर लेते हैं। अब इसके हवाले से मैं जरा आपको एक सवाल बताता हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ये देखें, एक सवाल है, identify and explain two possible advantages for a business of locating their new factory close to supplier of their raw material। अगर हम अपने सप्लायर के बहुत नजदीक होंगे तो हमें क्या फायदा होगा? अगर एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है वो अपने सप्लायर के बहुत नजदीक है तो उसको क्या फायदा होगा? इस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो इसने क्या लिखा हुआ है, वन एडवांटेज इज दैट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट विल बी लोअर। अब ये कैसे एडवांटेज है? द लोअर कॉस्ट विल मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। लोअर कॉस्ट होगी, इससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। दूसरा, अनदर एडवांटेज इज दैट द बिजनेस विल बी एबल टू यूज द जस्ट इन टाइम मेथड। जस्ट इन टाइम मतलब जब जरूरत होगी तब माल मंगवाएंगे, खामखा स्टॉक नहीं करना पड़ेगा। दिस विल रिड्यूस द नीड फॉर स्टोरेज, सो द बिजनेस कैन बाय अ स्मॉलर फैक्ट्री सेविंग फिक्स कॉस्ट। हमें खामखा बड़ा गोदाम नहीं खरीदना पड़ेगा, छोटी फैक्ट्री करके भी काम को मैनेज कर सकते हैं। इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आपको दो फैक्टर बोले जाएंगे। अब होटल बिजनेस है, होटल बिजनेस कहाँ लोकेट होना चाहिए? होटल बिजनेस ऐसी जगह लोकेट होना चाहिए जहां लोगों का आना जाना हो,
जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी है, लोग घूमने फिरने आते हैं, नॉर्दर्न एरियाज है, लोग घूमने फिरने आते हैं, जहाँ का मतलब एनवायरनमेंट अच्छा हो, जहाँ मतलब यानी टेम्परेचर अच्छा हो, वहां आपको मिलेंगे। ठीक है, या फिर आपको मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर मिलेंगे होटल बिजनेस का। रिटेलर है, रिटेलर कहाँ होना चाहिए? पॉपुलेशन के करीब होना चाहिए, क्योंकि लोग रोज सामान खरीद रहे होंगे, जैसे ग्रोसरी वगैरह के लोग हैं, लोग रोज सामान खरीद रहे होते हैं, तो ये पॉपुलेशन के करीब होते हैं। बस कोशिश ये करनी चाहिए, जितना बड़ा रिटेलर होगा उतनी बड़ी उसके पास पार्किंग एरिया होनी चाहिए, क्योंकि लोग गाड़ियां पार्क करेंगे, उसके लिए मसाइल नहीं है। अब हमारे कोर्स में एक चीज और है जिसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन ये कि आजकल बहुत सारे बिजनेस अपने बिजनेस को रिलोकेट कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज में। मतलब आपने सुना होगा मल्टानेशनल। मल्टानेशनल ये होती है, वो उस बिजनेस को कहते हैं जो दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के अंदर ऑपरेट कर रहा हो। जैसे फेसबुक मल्टानेशनल है, पेप्सी मल्टानेशनल है, कोकोला मल्टानेशनल है, टोयोटा मल्टानेशनल है, होंडा मल्टानेशनल है, ये सारे मल्टानेशनल्स हैं। तो काफी सारी कंपनीज वर्ल्ड ओवर जाके बिजनेस कर रही हैं। ठीक है, पहले तो वर्ल्ड ओवर जाके क्यों बिजनेस कर रही है? क्योंकि हर जगह डेवलप्ड हो रही है, हर जगह डिमांड में इजाफा हो रहा है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट अच्छी हो गई है, कम्युनिकेशन अच्छी हो गई है। पहले लड़ाइयाँ होती थी, कोई मुल्क दूसरे मुल्क में किसी बंदे को नहीं आने देता था। ठीक है, इंक्रीज इंटरनेशनल ट्रेड, अब माशाल्लाह लोग भी दूसरे मुल्कों की चीजें बाय कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता काफी सारे बिजनेस एक्सपेंड होते जा रहे हैं। जैसे पेपैल है, एक्सपेंड हो रहा है, फेसबुक एक्सपेंड हो रहा है, मर्सिडीज बेंज एक्सपेंड हो रहा है, टोयोटा, ये टेनोर, ये सारे एक्सपेंड हो रहे हैं। तो पेपर में आपसे कहा जा सकता है कि अगर एक बिजनेस दूसरे मुल्क जा रहा है, तो वो क्यों जा रहा है, क्या रीजन है, उसके ये सारे लिखे हुए हैं। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले, कि अगर हम किसी दूसरे मुल्क जाते हैं तो हो सकता है वहाँ की लेबर सस्ती हो, वहां जाके रॉ मटेरियल सस्ता हो। टोयोटा कंपनी जा रही है साउथ अफ्रीका, वहां का रॉ मटेरियल सस्ता है। एक्सेस टू न्यू मार्केट ओवरसीज, क्या मतलब है? पाकिस्तान में हो सकता है आपकी प्रोडक्ट इतनी नहीं सेल होती हो, क्योंकि यहाँ कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन अगर इंडिया चले जाए, इंडिया आपकी प्रोडक्ट की सेल बहुत अच्छी हो जाए। हमारे काफी सारे बिजनेस दुबई गए, पाकिस्तान में उनकी इतनी सेल नहीं थी, क्यों? लोगों का टेस्ट चेंज हो गया था, मार्केट सेचुरेटेड हो गई थी, कंपटीशन बढ़ गया था। दुबई गए, दुबई में बकायदा वो प्रोडक्ट नहीं थी कॉमन, तो सेल अच्छी हुई। एक्सेस टू न्यू एंड चीपर सोर्सेज रॉ मटेरियल, अगर आप बाहर मुल्क जा रहे हैं, या तो लेबर वहां सस्ता होगा या फिर वहां मटेरियल सस्ता होगा, दोनों बातें। हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज आ रही है पाकिस्तान में, बाहर मुल्क की नई नई कंपनीज आ रही है, क्यों? यहाँ पानी सस्ता है, यहाँ जो दूसरे मटेरियल है वो सस्ते हैं, जैसे जड़ी बूटियां वगैरह ये सारी सस्ती हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट एंड इंसेंटिव, बहुत सारी कंपनी सिंगापुर जा रही हैं, बहुत सारी कंपनीज यूरोप जा रही हैं, क्यों? वहां की गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है। आजकल लोग टर्की जा रहे हैं, टेक्सटाइल का बिजनेस करें, टर्की जा रहे हैं, क्योंकि टर्की की कंपनी वीजा दे रही है, फैमिली वीजा दे रही है, आप लोगों को कहने में बेनिफिट्स दे रही है अगर आप वहां उस मुल्क में जाके पैसा लगाते हैं, तो ये भी रीजन होता है। अवॉइडिंग ट्रेड बैरियर्स, तो बेटा ये आपने पढ़ा होगा, ट्रेड बैरियर्स में आपने पढ़ा होगा, हम लोग क्या करते हैं, जब कोई चीज सेल करते हैं तो उस पर टैक्स लगाते हैं। अगर आप बाहर मुझसे कोई भी चीज मंगवाते हैं, उस पर टैक्स लगाते हैं, उस पर बैन लगाते हैं, उसके लिए हम क्या नाम है कोटा सिस्टम रखते हैं। ये बैरियर्स है कि आप जो भी चीज बाहर से खरीदेंगे उस पर आप टैक्स लगा दें, महंगी हो जाएगी, नहीं खरीदेंगे आप जो चीज बाहर से खरीद रहे हैं। सर, कैन यू इंक्लूड सब्सिडीज इन गवर्नमेंट ग्रांट्स? जी जी, बिल्कुल 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 आ सकता है बेटा। गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर ग्रांट भी आ सकता है, सब्सिडी भी आ सकता है, टैक्स रिलैक्सेशन भी आ सकता है। गवर्नमेंट समटाइम टैक्स रिलैक्सेशन भी दे रही होती है कि 5 ईयर्स तक देयर विल बी टैक्स अवॉइडेंस, आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, टैक्स, उसको टैक्स रिबेट कहते हैं। उसके अलावा इसके अंदर ये होता है, गवर्नमेंट समटाइम आइडियाज शेयर कर रही होती है, गवर्नमेंट समटाइम आपको जो है वो आइडियाज में हेल्प कर रही होती है, समटाइम आपको ट्रेन लेबर दे रही होती है। ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी बकायदा बैठ के। ठीक है, जैसे हमारे पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं उनको बड़ा प्रमोट किया जा रहा है। इमरान खान जो है ना, वो टेक्नोलॉजिकल कंट्रीज को, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, उनको बड़ा प्रमोट किया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है आप पाकिस्तान आए, हम आपको जो है क्या नाम है अपना लेबर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा पॉलिसी सॉफ्ट करेंगे, मतलब पॉल्यूशन वगैरह हो जाती है तो उन्हें कोई इशू नहीं। ऊपर से टैक्स आपको 2-2 साल का माफ है, 3-3 साल का टैक्स माफ है। टैक्स बहुत बड़ा होता है, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं उस पे 35% टैक्स लगता है, 32% टैक्स लगता है, 32%। आप खाली इससे अंदाजा लगाएं, हमारे पाकिस्तान में एक कंपनी है ओजीडीसीएल, वो 117 अरब रुपए टैक्स पे करती है। 117 बिलियन, बिलियन, मिलियन नहीं, बिलियन, 1000 मिलियन के अंदर 1 बिलियन होता है, तो इतना टैक्स वो पे करती है खाली। तो बड़ा टैक्स होता है अगर आप माफ करेंगे।
ठीक है, अच्छा जी। तो इसने अलग करके लिखा हुआ है लोअर बिजनेस टैक्सेस। अच्छा, ये लोअर बिजनेस टैक्सेस क्या है? कुछ कंट्रीज ऐसे हैं, जैसे पाकिस्तान में टैक्स थोड़ा ज्यादा है, 32% है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे टैक्स रेट बहुत कम है। अमेरिका में भी टैक्स ज्यादा है, यूरोप में भी टैक्स ज्यादा है, लेकिन कई कंट्रीज ऐसे हैं जो बिल्कुल डेवलपिंग कंट्री हैं, बिल्कुल यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान वगैरह हो गया, वहां जाएंगे, दुबई जाएंगे, आप पे इतना टैक्स नहीं लगेगा। तो काफी सारे कंट्रीज इसलिए भी दूसरे मुल्क जा रहे होते हैं कि प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है वहां पे। तो सर इसका सवाल कैसे आ सकता है? इसका सवाल नॉर्मल आ सकता है कि क्या नाम है, अगर हम अपने बिजनेस को ओवरसीज मार्केट में ग्रो करना चाह रहे हैं तो क्या एडवांटेजेस होंगे, क्यों जाना चाह रहे हैं, बट सवाल इतने खास में नहीं देखे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आखिरी टॉपिक है हमारा यहाँ का, लीगल कंट्रोल, कि हाउ गवर्नमेंट कैन इम्पैक्ट द लोकेशन डिसीजन। गवर्नमेंट कैसे इम्पैक्ट कर सकती है लोकेशन डिसीजन पे? तो गवर्नमेंट एक तो बाज़ दफा गवर्नमेंट क्या करती है, लॉ बनाती है। गवर्नमेंट लॉ बनाती है, समटाइम गवर्नमेंट लॉ ये बनाती है कि आपने यहाँ फैक्ट्री नहीं लगानी। जैसे होटलिंग बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ रही है हमारे पास, नॉर्दर्न एरियाज के अंदर होटलिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट को पता है अगर होटलिंग बढ़ेगी तो हमारे पास डिफॉरेस्टेशन होगी, जंगलात खत्म हो जाएंगे। होटलिंग बढ़ेगी तो हमारे पास काफी सारे एनिमल्स हैं, उनकी स्पीशीज क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो पाकिस्तान में तो कम है, लेकिन बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में बकायदा ऐसे एरियाज में जहाँ फॉरेस्टेशन ज्यादा है, हरियाली ज्यादा है, वहां अलाउ नहीं किया जाता, वहां नहीं अलाउ किया जाता। इसी तरीके से जो पॉपुलेशन वाले एरियाज हैं वहां स्कूल को अलाउ नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि नॉइज एंड ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस होगी बहुत ज्यादा। पॉपुलेशन वाले एरियाज के अंदर फैक्ट्रीज को नहीं अलाउ किया जाता। फैक्ट्रीज कहा जाता है शहर से बाहर बनाए जाए। और स्कूल का कहा जाता है कि स्कूल बड़े एरिया के अंदर, मतलब जहां पॉपुलेशन, रेजिडेंशियल एरिया नहीं हो, कमर्शियल एरिया हो, जैसे मेन हाई रोड है वहां आप बनाए। रेजिडेंशियल एरिया के अंदर स्कूल खोलेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, वहां के लोगों को नॉइज वगैरह होगी। तो समटाइम गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाती है उस पे, लोकेशन पे, और समटाइम गवर्नमेंट कहती है करो। सर समझ में नहीं आया। जैसे हमारे पास थर है, तो गवर्नमेंट कहती है थर में आप फैक्ट्रीज लगाएं। बदीन है, गवर्नमेंट के लिए बदीन में फैक्ट्री लगाएं। हमारे पास लाहौर में एक इलाका है समनाबाद, गवर्नमेंट कहती है यहाँ फैक्ट्री लगाओ। क्यों? क्योंकि वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। वहां अगर आप फैक्ट्री लगाएंगे तो वहां लोगों को क्या होगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी इनकम में इजाफा होगा, उनका डिपेंडेंसी रेशियो कम होगा, उन एरियाज के अंदर क्राइम कम होगा। तो गवर्नमेंट दो तरीके से है, एक होता है पॉजिटिव कि आप लगाएं फैक्ट्री ताकि यहाँ के लोगों का मतलब यानी डेवलपमेंट हो, और एक होता है नहीं लगाएं। क्यों? डिफोरेस्टेशन हो रही है, क्यों ट्रैफिक कंजेशन हो रही है, क्यों नॉइस पॉल्यूशन हो रही है, क्यों पॉल्यूशन में इजाफा हो रहा है। इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, आपको डिफरेंट हमारे पास लॉज वगैरह बना रही होती है। इसमें से कोई सवाल बेटा? बाकी ये बिल्डिंग रेगुलेशन ये है कि अगर आप कोई, जैसे आजकल ये देख रहा हो, आपने सुना होगा, आजकल फैक्ट्रीज में अचानक आग लग जाती है तो कोई इमरजेंसी प्लान नहीं होता, तो लोग दब जाते हैं और मर जाते हैं, ये आपने बहुत कॉमनली देखा होगा। तो समटाइम गवर्नमेंट जो है, जब आप कोई होटल बना रहे हैं या कोई भी फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, तो हमारे पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन बाहर मुल्क के अंदर ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है कि आप जो भी फैक्ट्री वगैरह बनाने जा रहे हैं तो उसका नक्शा वगैरह अप्रूव कराना पड़ता है, और उसमें फायर एंड सेफ्टी ये प्रॉपर करना पड़ता है, मतलब इमरजेंसी प्लान बनाना पड़ता है, इमरजेंसी एग्जिट लगाना पड़ता है, फायर खुली जगह बनानी पड़ती है ताकि उसमें हवा वगैरह हो, दम वगैरह नहीं घुटे, वेंटिलेशन प्रॉपर हो, और इस तरीके से जगह बनाई जाती है कि टेम्परेचर नॉर्मल रहे अंदर। ऐसा नहीं हो कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए और गर्मी वगैरह ज्यादा हो, और इस तरीके से काम किया जाए कि बिजली वगैरह कम से कम यूज हो, बिजली ज्यादा यूज नहीं हो। तो ये तो इतना कोई खास नहीं है, लेकिन ये बड़ा खास है हमारे पास प्लानिंग लॉ। तो इसको जरा बेटा देख लीजिएगा। इंशाल्लाह हम कल की क्लास में जो है हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह। जो मैंने लास्ट टाइम आपको प्राइस नहीं पढ़ाया था ना, मेरे ख्याल से प्राइस नहीं, प्रमोशन में नहीं पढ़ाया था, प्रमोशन में नहीं पढ़ाया था, और दूसरा मैंने प्लेस नहीं पढ़ाया था, हम वो कल पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद।